हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। अभी फ़िलहाल बहुत ही ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है और थोड़ा सा सर्दी से बच कर रहना है बस। बाकी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और जैसा कि हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक को कर रहे थे, स्वतंत्र भारत में राजनीति हमारी ये पाठ्य पुस्तक है और इसके पहले अध्याय का हमने 2 वीडियो कर लिए है। आज तीसरा भाग है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ये हमारा अध्याय है। इसमें आज हम देखेंगे रजवाड़ों का विलय। तो चलते हैं बच्चों बिना देरी किए हुए आपके अध्याय की ओर। रजवाड़ों का विलय, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि ब्रिटिश जो इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। कितने हिस्सों में था? 2 हिस्सों में था। एक है ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और एक है देसी रजवाड़े। तो ब्रिटिश इंडिया कितने हिस्सों में था? 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का क्या था? सीधा नियंत्रण था। ठीक है बच्चों, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर क्या था? अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। और दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें क्या कहा गया? रजवाड़े। क्या कहा जाता है? रजवाड़ा या रजवाड़े। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। किनका शासन था? राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज के अधीनता या कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के देखा जाए तो कितना हिस्सा आता है? 1/3 हिस्सा। कितना बच्चों? 1/3 हिस्सा रजवाड़ों में। और हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा में शामिल था। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था और ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार करते हुए ये क्या करते थे? घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। कौन? देसी रजवाड़ों के राजा। ठीक है बच्चों, तो अब जब ये था ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में तो समस्या क्या थी? तो देखो बच्चों, समस्या थी अंग्रेजी शासन की घोषणा। और हमें पता है कि आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि सभी रजवाड़े, उस समय कितने रजवाड़े थे? 565। ये भी ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता के समय रजवाड़े देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। तो ये संख्या बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, 565। तो ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर ये भी क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति से रजवाड़े पर भी ब्रिटिश अधीनता से क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब चाहे ये रजवाड़े भारत में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, या ये स्वतंत्र भी रह सकते थे। ये फैसला किनको करना था? ये फैसला उन देसी रजवाड़ों के राजाओं को करना था, न कि जनता को। इसलिए यह सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। सामने क्यों आती है? क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा था कि कुछ रजवाड़े स्वतंत्र रहने के बुनियाद में थे तो कुछ पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और कुछ भारत में शामिल होना चाहते थे। ये फैसला लेने का अधिकार जब राजाओं को दे दिया गया तो ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या बन गई, क्योंकि इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। ठीक है, तो ये एक समस्या थी। इस समस्या के तेवर देखो आप कि धीरे धीरे सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी घोषणा की और भोपाल की भी यही मंशा थी। ठीक है बच्चों, अब खतरा क्या था सबसे बड़ा इन सब का? कि भारत अगर ऐसा हुआ तो भारत का अनेक टुकड़ों में बंट जाने का सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा था।
अब देखते हैं कि इसके दौरान सरकार का नजरिया क्या था। सरकार का नजरिया, सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया तो इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग का कहना था कि देसी रजवाड़ों को जैसा चाहे वैसा रहने दिया जाए, इसलिए मुस्लिम लीग सरकार का जो एक कड़ा रुख अपनाया था भारत में शामिल करने का, उसका क्या किया, विरोध किया। सरदार पटेल ने रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। भारत सरकार कुछ इलाकों में स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है बच्चों। फिर है शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। रजवाड़ों के शासकों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ये परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किन्हें कहा जाता है, या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए उसको क्या कहा गया। तो रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हम। अब देखते हैं हम कि हैदराबाद एवं मणिपुर रियासतों का भारत में विलय। मणिपुर, हैदराबाद रियासतों का भारत में विलय। वैसे 4 रियासतें थी। सभी रियासतों को हमारे जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ऐतिहासिक जो है काम किया है। इन्होंने सभी रजवाड़ों को शामिल कर लिया था, लेकिन ये 4 जो रियासतें थी इनको शामिल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिनमें हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर। अभी फिलहाल इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर रियासतों का अध्ययन करेंगे। आने वाले अगले अध्याय जो 8वां है उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जूनागढ़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं हम हैदराबाद रियासत को किस प्रकार से भारत में विलय किया गया और क्या क्या समस्या आ रही थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम, हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी जो चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से किस में आते थे पहले उस समय, हैदराबाद रियासत के ये हिस्से रहे थे। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है और हैदराबाद के निजाम जो है वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। निजाम की मंशा थी कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। निजाम ने नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का क्या किया था, समझौता किया था। ठीक है बच्चों, निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता कब किया, नवंबर 1947। यह समझौता 1 साल के लिए था। कितने साल के लिए था, 1 साल के लिए था। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। हैदराबाद की जनता ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, क्योंकि हैदराबाद की जनता निजाम के शासन को क्या नहीं मान रही थी, न्याय योग्य नहीं मान रही थी। उसमें अन्याय हो रहा था, लोगों के साथ गलत हो रहा था। इस वजह से आंदोलन उसके खिलाफ छेड़ दिया था। देखते हैं हम कि तेलंगाना के जो किसान हैं निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। साथ ही महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म की शिकार हुई। आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने क्या किया, रज्जाकारों को भेजा। ये भी इम्पोर्टेंट है, रज्जाकार क्या होते हैं, अर्धसैनिक बलों को भेजा गया जिन्हें रज्जाकार कहा जाता है।
देखो बच्चों, यहाँ पर रज्जाकार ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो रज्जाकार कौन थे? अर्धसैनिक बलों को रज्जाकार कहा जाता है। ये सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। इन्होंने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। ठीक है, आगे चलते हम। सितंबर 1948 में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची और कुछ रोज की लड़ाई के बाद निजाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो ये देख लिया हमने हैदराबाद का भारत में विलय, जो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और काफ़ी मुश्किलें आई थी। अब चलते हैं मणिपुर के विलय की ओर। मणिपुर का विलय। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा कौन थे? बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में मणिपुर रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, बदले में मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखी गई। 1948 मणिपुर में चुनाव करवाया गया, जिसके फलस्वरूप वहां संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। भारत में विलय पर मणिपुर की विधानसभा में गहरे मतभेद थे। उसके उपरांत भी मणिपुर की कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त सभी राजनीतिक पार्टियां भारत में विलय के खिलाफ थी। फिर भी सरकार ने बिना मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा के सदस्य से बिना पूछे वहाँ के जो शासक थे, वहाँ का जो राजा था, उससे हस्ताक्षर करवा लिया जाता है और इस प्रकार से मणिपुर को किस में शामिल कर लिया जाता है? भारत में शामिल कर लिया जाता है, भारत में विलय हो जाता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा से भारत में विलय पर हस्ताक्षर लिए और मणिपुर का विलय भारत में हुआ। तो इस प्रकार से मणिपुर का भी विलय भारत में कर लिया गया। कुछ परेशानी आया, लेकिन उन परेशानी के बावजूद भी हमने मणिपुर का विलय कर लिया। मणिपुर में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बच्चों कि भारत का वो पहला भाग या पहला राज्य कौन सा था जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए, वो है आपका मणिपुर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने इतना देखा है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों के विलय में हमने ब्रिटिश भारत की बात की है। ब्रिटिश भारत के साथ साथ हमने समस्याओं पर विचार किया, समस्याओं पर सरकार का नज़रिया क्या रहा उसको देखा। उसके बाद में हमने हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार से किया और उसके बाद में मणिपुर का विलय भारत में कैसे हुआ, इन सबको हमने इस वीडियो में जाना है। अगले वीडियो में लास्ट वीडियो रहेगा, वैसे इसी वीडियो में लाने का था लेकिन अलग से उसको लाएंगे। वो भी एक अच्छा है, राज्यों का पुनर्गठन। इसके साथ आपका फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।